नमस्कार। स्वागत है आपका टी डब्ल्यू सी जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने टी डब्ल्यू सी जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टी डब्ल्यू सी जीएस वर्ल्ड। हम अपने देखो एक तरीके से ये कह लें कि जो हमारा प्रीवियस ईयर के पेपर है पीसीएस के लिए, जो पीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं वो भी किसके लिए, वो भी केवल प्री एग्जाम के लिए। उसका आज हम एनालिसिस देखेंगे। एनालिसिस का मतलब ये है कि जो हमारा 2022 में पेपर हुआ था उसका हमें सॉल्यूशन देखना है कि किस प्रकार से यहाँ से सवाल बने हैं, किस प्रकार से यहाँ से सवाल आने की उम्मीद आगे के लिए जो 2023 का पेपर होगा 14 मई के लिए, उसमें किस प्रकार से सवाल आने की संभावना होगी। देखो, हमें आयोग की मंशा को जानने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि हम प्रीवियस ईयर के पेपरों का गहन अध्ययन करें और गहन अध्ययन के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो यदि आपकी देखो, यदि आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, और यदि आपने मेहनत भी की है और स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी तो आप कहीं ना कहीं फेल होते नजर आएंगे। तो इसी चीज को दूर करने के लिए आपको, इसी वजह से मैंने आपको आज यहाँ पर इसको सॉल्यूशन मिलेगा आपको 2022 वाले पेपर का, और कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और उसके साथ साथ सॉल्यूशन के साथ साथ आपको यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं किस प्रकार से सवाल बनते हैं, और अलग अलग से क्या क्या सवाल बनने की उम्मीद हो सकती है। अब ये जो पेपर होगा देखो, ये आपका यूपी पीसीएस का 2022 का पेपर होगा। अब ये देखो, यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा नहीं, लेकिन जो यूपी पीएससी के द्वारा अदर एग्जाम कराए जाते हैं जैसे बीओ का होगा, आरओ एआरओ और जितने भी अदर एग्जाम होंगे, उनके लिए भी आपके लिए एक गेटवे का काम करेगा। तो स्टार्ट करेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन हमें पूरे करने हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा काफी लगेगा, और आगे बढ़ते हैं। 12 जून, 12 जून को हुआ था ये पेपर, 12 जून 2022 को। और अगला कब होगा? अब होगा 14 मई को, 14 मई 2023 को ये पेपर होगा। और यही आपका डिसाइड करेगा कि आपको मेंस के लिए बैठना है या मेंस के लिए आपको नहीं बैठना, क्योंकि यदि आप इस 2023 वाले पेपर में, ध्यान रखना, आप 95 में से लगभग 100 इस बीच में नंबर गेन करेंगे। नंबर क्या, इतने सवाल आपको सही करने ही पड़ेंगे। 150 में से इतने सवाल यदि आप सही कर रहे हैं तो आप ये मान लेना कि सेफ मोड में। सेफ मोड का मतलब ये है कि आप, क्योंकि आयोग की जो मेरिट है वो 90 से ऊपर नहीं जाती, और यदि आप 95 से 100 कर रहे हैं तो आप सेफ मोड जोन में होंगे। और वहीं से उसी दिन से आपको, हालांकि मेंस की तैयारी तो आपकी पहले से ही होगी, क्योंकि इन 4 महीनों में मेंस की तैयारी भी नहीं हो पाने की पूरी तरीके से, लेकिन यदि आपकी तैयारी पूरी तरीके से है तो आप केवल रिवीजन ही करना रह जाएगा आपको, और आंसर राइटिंग, केवल और केवल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर लोगे उतना ही आपके लिए लाभदायक। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले पेपर से। अब देखो, सबसे पहले इसने दिखाया है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास होगा आपका, मध्यकालीन भारतीय इतिहास होगा, और मॉडर्न आपका होगा, या मध्यकालीन के बाद में आधुनिक भारतीय इतिहास होगा। और आधुनिक भारतीय इतिहास से ही ज्यादातर सवाल पूछे भी जाते हैं। जैसे देखो, प्राचीन भारत में पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। देखो, अशोक के 13 शिलालेख हैं। अब अलग अलग में, सब में अलग अलग कहानी कही गई है। तो ध्यान रखना है आपको, जो अशोक के शिलालेख हैं वो आपको कंप्लीट याद होने चाहिए कि कौन से शिलालेख में अशोक ने क्या क्या कहा, कैसे कैसे कहा। तो ये जो धार्मिक शिलालेख का संश्लेषण मिलता है वो 12वें, अशोक के 12वें शिलालेख में मिलता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग युद्ध का वर्णन। ये जो आपका 13वां शिलालेख है ये कलिंग युद्ध का वर्णन, लेकिन आंसर इसका फिलहाल ए होगा। तो अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदाय के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण के बारे में प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? ये गुप्त साम्राज्य का था, और गुप्त साम्राज्य का ये कह लें कि महानतम शासकों में से एक था। हालांकि गुप्त साम्राज्य में बहुत सारे महान शासक हुए, लेकिन महानतम शासकों में से एक था ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखना, इसे मौर्य साम्राज्य से कंफ्यूज मत कर देना कि मौर्य में साम्राज्य में भी जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वो भी चंद्रगुप्त ने ही की थी, लेकिन वो केवल चंद्रगुप्त था, लेकिन ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, गुप्त में भी था और मौर्य में भी। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे पहला प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, अर्थात शक, जो इसने शकों पर विजय प्राप्त की थी, और शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही इसने शक संवत भी चलाया था, और विक्रमादित्य की उपाधि भी इसने धारण की थी। तो इस बात का जो प्रमाण मिलता है इसकी रजत मुद्राओं से मिलता है। ये कथन सही है, ये कथन इसका बिल्कुल ठीक है कि हाँ, इसकी रजत मुद्राओं से ऐसा कुछ मिलता है।
इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रैन हुआ करती थी। ये भी ठीक है आपका। तो इन मुद्राओं की जो तौल थी या इनका वजन था वो 33 ग्रैन होता था। दोनों ही कथन सही है। इस प्रकार आपका आंसर क्या बनेगा? एक। ए इसका आंसर होगा। एक और दो दोनों सही है। तो चंद्रगुप्त विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अनुकरण पर पहली बार रजत मुद्राओं को प्रचलित किया। इन मुद्राओं का वजन सामान्यतः 30 से 33 ग्रैन होता था। नेक्स्ट। सिंधु घाटी की सभ्यता से किस पुरास्थल से नाव के चित्र मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो देखो, नाव के चित्र या मॉडल कहाँ से प्राप्त होंगे? नाव कहाँ चलती है? तुम ये खुद ही सोचो। नाव चलती है समुद्र में, और समुद्र में यदि कई नाव चलती हैं तो इसका मतलब क्या होगा? कहीं गोदीबाड़ा होगा। तो गोदीबाड़ा कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता में गोदीबाड़ा जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? एक तो आपको लोथल में और एक आपको मोहनजोदड़ो में। तो इसका मतलब आंसर क्या है इसका? डी। इसका आंसर डी लगेगा। रटने की किसी भी सवाल को आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, केवल और केवल समझना है। क्योंकि यदि आप रट के चले भी गए और प्री क्लियर भी कर लिया तो मेंस क्लियर नहीं होगा। क्योंकि रटने के आधार पर नहीं, वो आपके केवल एनालिसिस पर डिपेंड करेगा। तो आंसर डी लगेगा इसका। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर नाव के चित्र तथा लोथल से नाव के चित्र युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। ऐसे सवालों में जो आपको आता हो सबसे पहले उसे लगा दो। जैसे यदि आप कहें कि माधवाचार्य ने जो दिया था, माधवाचार्य का जो सिद्धांत था वो क्या था? तो माधवाचार्य ने दिया था द्वैतवाद का सिद्धांत। तो इसका मतलब बी का आपका 3 लगा लो। अब बी का आपका 3 देखें तो केवल और केवल ना तो आपका ए ऑप्शन में है, ना ही सॉरी सी ऑप्शन में है, और ना ही डी ऑप्शन। केवल किसमें है? बी ऑप्शन है। तो बी आपका आंसर लग गया। जो आपको आता है फिर से बता रहा हूँ, फिर वही आप इसमें लगाएंगे सबसे पहले। फिर आप मैच करा सकते हैं। रामानुजन ने दिया था विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत, और निम्बार्काचार्य ने दिया था द्वैतवाद का सिद्धांत, और वल्लभाचार्य ने दिया था शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत। तो इस प्रकार आंसर क्या लगेगा आपका? बी। ऐसे रामानुजन का जो सिद्धांत था वो विशिष्ट द्वैतवाद था, माधवाचार्य का द्वैतवाद था, निम्बार्काचार्य का द्वैत था, और वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? और ये सवाल जो है बड़ा ही टेढ़ा है, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये यूपी पीएससी का खेल है। तो यहाँ से आपको सवालों का थोड़ा सा देखो। जो सर्व मनवन है, सर्व मनवन का जो ताम्र अभिलेख है, ये क्या इसी से संबंधित है? नहीं। यही आपका सवाल आपका बनेगा कि सर्ववर्मन का जो उल्लेख किया गया है वो ताम्र पत्र गया, ताम्र पत्र में नहीं किया गया। तो फिर इसका इसमें क्या गया? इसका जो अभिलेख वर्णन किया गया है इसका असीरगढ़, असीरगढ़ अभिलेख में में किया गया। तो इस प्रकार ईश्वर वर्मन का संबंध जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से, ये ठीक है। ईशान वर्मन का संबंध हराहा पाषाण अभिलेख से, ये भी ठीक है। जीवित गुप्ता द्वितीय का संबंध देव बर्नार का अभिलेख से है, ये भी आपका ठीक है। सर्वबर्मन का ताम्रपत्र अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, न कि गया से। नेक्स्ट। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में देखो, 5 ही सवाल आए थे प्राचीन भारतीय से। अब मध्यकालीन से देखो। औरंगजेब के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो, यदि आप इनकी क्रम याद है या फिर इनकी डेट याद है तो ही इसका आंसर लगा सकते हैं, वरना इसका आंसर आप नहीं लगा पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि देवराय की लड़ाई, देवराय का जो युद्ध हुआ था वो सबसे पहले कब हुआ था? देवराय की लड़ाई हुई थी 1659 ईस्वी में। तो औरंगजेब के पुत्र थे, उन्हीं में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। तो ये यहाँ पर उसके बाद में जो बनारस के पास सुजा की पराजय हुई थी, तो सुजा की जो बनारस के पास सुजा की जो विजय पराजय हुई थी वो हुई थी आपकी लगभग कह लो फरवरी 1658। सामूगढ़ की लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी आपकी मार्च 1658 को। और धर्मत की जो विजय हुई थी, धर्मत की विजय हुई थी अप्रैल 1658। क्योंकि आपको महीना याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डेट जो है वो एक ही साल की है। 1658, 1658, 1658। अब आप इनको मैच कर दो। देखो ये तो सबसे बाद में आएगा, जो सबसे बाद में है उसे तो देखो ऑप्शन बाई ऑप्शन देखा। यदि आपको ये पता था कि देवराय की लड़ाई 1659 में हुई थी, तो ना तो आपका ऑप्शन ए लगेगा और ना ही अब आपका ऑप्शन बी लगेगा। तो इनमें से कोई एक लगेगा। अब देखो, अब इसमें देखें ये अप्रैल मार्च फरवरी, तो पहला आएगा दो, और दो किसमें? आपका सी में। तो सी से ही आपका आंसर बन जाएगा 2, 4, 3। आंसर अगला। तो बनारस के पास सुजा की पराजय हुई थी फरवरी 1628 में, 58 में। धर्मत की विजय हुई थी 15 अप्रैल 1658 को। सामूगढ़ की विजय हुई थी, या सामूगढ़ की लड़ाई जो हुई थी वो 19 मई 1658 को। 29 मई 1658 को देवराय की लड़ाई हुई थी 1659 में। नेक्स्ट। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। इधर तो भवन है और इधर भवनों के निर्माण करता है। जैसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था इल्तुतमिश ने।
तो इस प्रकार आपका आंसर ए का तो 3 लगेगा, तो ए का 3 लगेगा तो बी को भी हटा दो अब आप यहाँ से, और डी को भी हटा दो। लाल महल किसने बनवाया था? तो लाल महल जो बनवाया था वो बनवाया था आपका बलबन ने। तो लाल महल का निर्माण बलबन ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा वो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जमात खाना मस्जिद बनवाई थी अलाउद्दीन ने। इस प्रकार आपका आंसर क्या लगेगा? सी आंसर लगेगा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया, लाल महल बलबन ने बनवाया, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप देखो फिर से, यदि आपको इनकी डेट पता है तो यहाँ से आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यदि कहें कि गुजरात विजय, यदि गुजरात विजय को देखें तो गुजरात विजय सबसे पहले किसने कब हुई थी? 1299। इसका मतलब गुजरात विजय ही सबसे पहले हुई थी। और उसके बाद में यदि आप रणथंबोर को देखेंगे तो 1301 में रणथंबोर की विजय हुई। और फिर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो चित्तौड़ की जो विजय की थी वो 1303 में की थी। उसके बाद में वारंगल की जो विजय हुई थी वो 1310। ये आप ध्यान। तो अब आप मैच कराओ तो सबसे पहले आएगा इसमें दो। अब दो इसमें देखो कहाँ, यदि आपको ये भी पता है कि इन सब में सबसे पहले गुजरात की ही विजय हुई थी तो ए भी हटा, बी भी हटा, और आपका सी भी। तो आंसर क्या लगेगा? केवल डी लगेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालानुक्रम, गुजरात विजय 1299 में की थी उसने, रणथंबोर की विजय 1301 में, चित्तौड़ की विजय 1303 में, और वारंगल की विजय 1310 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा, जैता और कुंपा किससे संबंधित थे? तो जैता और कुंपा जो थे वो मारवाड़ के सेनापति थे। ये आपका ध्यान रखना है। डी आंसर लगेगा। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा मारवाड़ से संबंधित थे। ये मारवाड़ के शासक मालदेव के सरदार थे। शेर शाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित को उनकी घटनाओं के कालानुक्रम में फिर से लगाना है। देखो, मुदकी का युद्ध कब हुआ, पोर्टुनोवा का युद्ध कब हुआ, सुकरखेड़ा का युद्ध और बेदरा का युद्ध कब, ये आपको बताना। अब देखो, यदि आपसे कहा जाए कि मुदकी का युद्ध कब हुआ, तो मुदकी का युद्ध हुआ था 1845। फिर उसके बाद में आप देखेंगे पोर्टोनोवा का युद्ध, पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था 1781 में। इसी पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली यहाँ पर पराजित होता है, और 1882 1782 के आसपास उसकी मृत्यु भी हो जाती है। पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था, ये कह लो। पोर्टोनोवा का जो युद्ध हुआ था वो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ, ये वाला युद्ध। फिर आप देखेंगे सकरखेड़ा का युद्ध, और सकरखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 1724 को हुआ। और बेदरा का जो युद्ध होगा, बेदरा का युद्ध होगा 1759 में, और 1759 में बेदरा के युद्ध में डच- डचों ने डचों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया पूरी तरीके से, और यहाँ से भारतीय राजनीति से इन्हें बाहर कर दिया। अब आप इनको मैच करा लो तो सबसे पहले कौन सा आएगा? देखो, सबसे पहले होगा आपका इसमें सुकरखेड़ा का युद्ध, पहला आएगा 3। अब देखो, पहले 3 आएगा तो ए ऑप्शन में ही है आपका, तो आंसर आपका ए ही लग जाएगा। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो देखो, सकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में, मुदकी का युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ था। अब देखो, कुछ चीजें और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे 17 अक्टूबर 1724 को सकरखेड़ा का युद्ध, 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा गया कंप्लीटली। और सकरखेड़ा का युद्ध बरार में हुआ था। सकरखेड़ा का युद्ध निजाम उल मुल्क और मुबारक जी खान तथा दक्कन के सूबेदार के बीच लड़ गया। और मुदकी का जो युद्ध हुआ था, भारत के पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में स्थित एक नगर है। सन 1845 में यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच मुदकी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, इस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो वो ऐसा काम किया था शाहजहां। शाहजहां ने इनको राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, तो आंसर आपका सी होगा। बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को शाहजहां द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रेरित की है, ये ध्यान रखना। कविंद्र कल्पलता शाहजहां, प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति होती है प्रशंसा। जब आप किसी बादशाह या शासक की प्रशंसा में लिखते हैं तो उन्हें प्रशस्ति बोलते हैं, जैसे हरिश्चंद्र की प्रयाग प्रशस्ति। तो उन्होंने बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ कर यात्रा को समाप्त करवा दिया था। फिर से सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। अब जब सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करेंगे, फिर से जो आता है उसी को लगाओ। देखो, तलार, तलार ऐसा लगता है जैसे ये सुरक्षा कर्मी हो, तो इसका मतलब क्या है? तलार जब सुरक्षा कर्मी है तो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था तलकर। तो ए का 3 दे। और जब आपको पता है, लग गया कि ए का 3 है, तो ना तो ए होगा, ना ही सी होगा, और ना ही आपका डी। तो आंसर क्या लगेगा? बी। बाकी मैच करा सकते हैं।
पटकल पटकल होता था ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी। सहस्राधिपति सहस्राधिपति होता था चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। और बलादीप बलादीप होता था चुंगी का संरक्षक या सुरक्षक। तलार रात्रि सुरक्षाकर्मी अधिकारी होता था। पटकोल ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी था। सहस्राधिपति चोरी डकैती करने वाला था। और बलादीप और चुंगी का सुरक्षक होता। ये आपके यहाँ पर सवाल हो जाते हैं मध्यकालीन भारत से सवाल। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आधुनिक भारतीय इतिहास के सवाल देख लेते हैं। फिर से सूची एक को, इधर व्यक्ति है और उधर कार्य और उनके पद है। जैसे डीके कर्वे। डीके कर्वे का जो संबंध था वो किससे था? तो डीके कर्वे जो थे वो विडो री मैरिज एसोसिएशन के सचिव बने। तो ए का दो देखें तो बी को भी हटाए और सी को भी हटा दो ऐसे। जेईडी बैथून। जेईडी बैथून का जो संबंध था वो आपका कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना से था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने। और बीएम मालावारी जो थे वो बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार ए का दो, बी का एक, सी का चार और डी का तीन लगे। ये आंसर हो जाएगा। डी के कर्वे सचिव बने थे विडो री मैरिज एसोसिएशन के। जेईडी बैथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने। और बीएम मालाबारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष करना इन्होंने प्रारंभ किया था। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्रथम जोर सत्य की खोज पर था? तो ये स्थापना की थी राजा राम, सॉरी, ज्योतिबा राव फूले साहब ने की थी 1873 ईस्वी में। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इन्हीं इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा दलित तथा वंचित वर्गों को न्याय दिलाने का कार्य किया था। Next. निम्नलिखित घटनाओं पर उनके कालानुक्रम पर विचार करना है। जैसे आपसे कहा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना, तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। अब यदि आप देखें चिटगांव शास्त्रागार छापा, तो चिटगांव शास्त्रागार छापा जो लगा था वो लगा था 1930 में। और इसी एवज में इसके जो मास्टर थे उन्हें मास्टर दा या सूर्य सेन के नाम से जाना जाता था। उन्हीं को 1934 में फांसी की सजा दी गई थी। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1914। और केंद्रीय असेंबली में बम कांड जो किया था वो किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। और बटुकेश्वर दत्त ने किया था। तो ये हुआ था आपका 1929 ईस्वी में। अब आप इसको मैच करा लो। तो सबसे पहले क्या होगा? देखो 1913 पहले आएगा एक, फिर आएगा आपका तीन। तो एक तीन इसमें ऑप्शन देख लो। तो एक तीन ऑप्शन आपका केवल किसमें है? ए में ही इसका ऑप्शन, सॉरी इसमें डी में भी है, देखो पूरे को मैच करा लो। तो फिर आएगा आपका कौन सा? 1929 चार, और फिर आएगा आपका उसके बाद में आपका दो। तो इस प्रकार आपका आंसर ए लगेगा। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुई। बर्लिन इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में हुई। केंद्रीय असेंबली में बम कांड जो हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। और चिटगांव शस्त्रागार पर धावा जो बोला था वो 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। हिंदुस्तान समाज प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये विवादित क्वेश्चन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट की स्थापना, ये कह लें कि एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो सचिंदर सान्याल ने 1924 में की थी, कानपुर में की थी। लेकिन उसके बाद में भगत चंद्रशेखर आजाद ने इसी का नाम एचएसआरए कर दिया था, बदल दिया एचएसआरए, फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम बदला गया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होगा। इस तरह की संस्थाएं तो मिलती हैं, लेकिन इस तरह की संस्था नहीं देखने को मिलती, तो इसलिए इसका आंसर जो है देना वो बड़ा कठिन हो जाता है। तो व्याख्या देखो जरा इसकी। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ में नए नाम से कोई भी संस्था इतिहास में नहीं रही। श्री कृष्ण सरला की पुस्तक इंडियन रिवॉल्यूशनरी जो 1757-1761 के बीच की है, वॉल्यूम 3 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल द्वारा 1928 में गठित संस्था का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बताया गया है। परंतु तत्कालीन दस्तावेज इतिहास की प्रमाण पुस्तकों में से इस संस्था का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिया गया है। अतः आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में एक त्रुटि संस्था की नाम की है तथा दूसरा यह विकल्प गत संस्था सदस्यों के नाम पर विचार करें। यतीन्द्र मुखर्जी जो थे वो 1915 में शहीद हो गए। गोपेन चक्रवर्ती धरणी गोस्वामी कलकत्ता अनुशीलन समिति के सदस्य थे। साम्यवादी आंदोलन से जुड़े थे तथा मेरठ षड्यंत्र में अभियुक्त थे, परंतु ये दोनों एचएसआरए के सदस्य नहीं थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी उदारवादी नेता थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और एचएसआरए के संस्थापक सदस्यों की दृष्टि से कोई भी विकल्प सही नहीं होता। Next, ज्योतिबा फुले का संबंध था। अब देखो
ये जो आंदोलन हुए देखो, ज्योतिबा फूले से इसने लगातार एकदम दो सवाल पूछे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो आंदोलन हुए हैं, जो समाज सुधार आंदोलन हुए हैं आधुनिक भारत में, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में। तो ज्योतिबा फूले का जो संबंध था वो जाति विरोधी आंदोलन से था, डी आंसर लगेगा इसका। तो ज्योतिबा फूले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। महात्मा ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में अछूतोद्धार और महिला शिक्षा का कार्य आरंभ करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। दलित तथा वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो देखो, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के एवज में जो नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लौटाई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट। अब देखो, ये तो सवाल हो जाते हैं हिस्ट्री के। हिस्ट्री में 18 सवाल आए थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं और भूगोल के सवालों को देखने का प्रयास करते हैं, वो भी भारतीय भूगोल। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? अब देखो, सूर्य की ऊर्जा से कौन सा व्युत्पन्न नहीं होगा? यदि आप यहाँ पर देखें तो नाभिकीय ऊर्जा भी जो है वो सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती, तो इसका मतलब आंसर ये भी लगेगा। और जो भूतापीय ऊर्जा होती है, ये भी उत्पन्न नहीं होती, इसका मतलब आंसर इसके क्या क्या लगेंगे, ए भी लगेगा और बी भी इसका आंसर लगेगा, दोनों आंसर लगेंगे। तो ध्यान रखना है, ये इसका आंसर दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होती, बल्कि यह पृथ्वी के भीतर भाग में होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक के द्वारा मुक्त होती है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो विधियों के द्वारा उत्पन्न होती है, एक तो नाभिकीय विखंडन द्वारा और दूसरी नाभिकीय संलयन द्वारा। Correct। कौन सा सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किसके लिए जाना जाता है? अब देखो, कौन सा सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश में जूट होता है, ठीक है। असम में गेहूं होता है, ये भी ठीक है। गुजरात में चाय होती है, ये भी ठीक है। केरल में रबड़ होती है। नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट, वो पूछ रहा है कि सही सुमेलित कौन सा है। अब देखो, उत्तर प्रदेश में जूट नहीं होता, असम में गेहूं नहीं होता, गुजरात में भी चाय नहीं होती, केरल में रबड़ होती है। केरल रबड़ उत्पादन में भारत में सबसे प्रथम राज्य है। ये भी आप ध्यान रखना, तो डी आंसर लगेगा इसका। भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। केरल का रबड़ से सही सुमेलित है। नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। इधर पहाड़ी दी हुई है और इधर भारत के राज्य, जो आता है सबसे पहले उसे लगा लो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बटेश्वर पहाड़ी, बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बटेश्वर पहाड़ी है बिहार। जैसे बटेश्वर मेला लगता है ना बिहार में, तो वही बटेश्वर पहाड़ी भी बिहार में ही है। तो ए का 3 देख लो। यदि आपको पता है कि ए का 3 लगेगा तो बी भी खत्म, सी भी खत्म। अब बेलारी श्रृंखला, अब बेलारी श्रृंखला कहाँ है? बेलारी श्रृंखला जो है वो कर्नाटक में मिलेगी। तो ए का 3 और बी का 4, डी तो आपका आंसर लग गया। इस प्रकार मैच करा लो। चिन श्रृंखला मणिपुर में है और घोसी पहाड़ी हरियाणा। तो इस प्रकार आपका आंसर डी लगेगा। बटेश्वर पहाड़ी बिहार के भागलपुर में है। चिन श्रृंखला मणिपुर में है, यह म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। घोसी पहाड़ी हरियाणा में है, जहाँ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है। नेक्स्ट। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? अब देखो, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय में अवस्थित है? अब इसमें कैसे मैच कराएंगे? यदि आप देखें कि अन्नामलाई जो है, ये यदि आप इसको जानते हैं कि अन्नामलाई जो है ये दक्षिण भारत की पहाड़ी है, तो यदि ये दक्षिण भारत की पहाड़ी है तो हिमालय में तो होगी नहीं। तो हिमालय में नहीं होगी तो जहां जहां 3 है वहां से उसे सबको हटा दो। तो ए भी हटा, सी भी हटा और ये डी भी हटा। देखो, मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूँ कि किस प्रकार से सवालों को हिट करना है एग्जाम में, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं आता। आपको क्या, किसी को भी सब कुछ नहीं आता। और यदि सब कुछ नहीं आता तो आपको फिर स्मार्ट तरीके से पेपर को हल करना है। देखो, खुद ही आप सोचो, यदि आपको ये पता था कि अन्नामलाई दक्षिण भारत की पहाड़ी है, और ये तो सभी को पता होना चाहिए, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी भी है, तो इसी से ही आपका आंसर निकलेगा। केवल आंसर क्या बनेगा? एक और। तो अर्थात इसका जो आंसर निकलेगा वो बी आंसर निकलेगा। नेक्स्ट। जो ऊ जो ऊ वे लाद से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है, जबकि अन्नामलाई सिरुमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। नेक्स्ट। और देखो, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब कौन कौन सा क्षेत्र है? जैसे बाल्को कंपनी है, बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड क्या कोरबा में स्थित है? हाँ, ये कोरबा में अवस्थित है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसे इंडाल बोलते हैं, तो इसकी स्थापना हीराकुंड के पास हुई है, ये भी ठीक है आपका। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना चेन्नई में नहीं हुई। ये आप ध्यान रखना, तो ये चेन्नई में नहीं है
तो फिर ये है कहाँ? तो ये चेन्नई में एक तरीके से देखें तो मैसूर लगा सकते हैं आपसे, नहीं, मैट्टूर लगा सकते हैं, मैट्टूर में है ये। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या बनेगा? आपका सी इसका आंसर लगेगा। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी मैट्टूर सिलीसेलम तमिलनाडु में अवस्थित है, न कि चेन्नई में। Next। नीचे दिए गए अभिकथन में एक दूसरे को कथन उसका ए है और कारण उसका आर दिया है। अब देखो ऐसे सवालों में कॉन्सेप्ट लगता है, यदि आपको भूगोल में आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप इसका आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। देखो, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित होते हैं। जैसे ये मान लो ये हमारी पृथ्वी, मान लो ये भूमध्य रेखा है। अब ध्यान रखना है कि हमें क्या पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है कि ये आपका पहला चांद, लेकिन ये जो है ना, ये रेखा जो होती है ये सीधी नहीं होती। सीधी नहीं होती तो फिर ये थोड़ी सी घुमावदार तरीके से होती है, इस तरीके से। तो अब आप देखो, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, यहाँ तक तो ठीक है। किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग में का 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये भी ठीक है। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, ये अभी आपका ठीक है। इसका मतलब कथन और कारण दोनों ठीक है, लेकिन सोचो क्या जो कारण है वो एक ही व्याख्या कर रहा है, अभिकथन की व्याख्या कर रहा है? नहीं, अभिकथन की व्याख्या नहीं करता, तो इसलिए आंसर क्या लगेगा आपका? सॉरी, हाँ, अभिकथन जो है वो उसकी व्याख्या कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आंसर लगेगा आपका बी। एक कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट, फिर से इधर जलप्रपात दिए हैं और इधर अवस्थित है, कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है ये आपको मैच कराना है। अब देखो, दूध सागर, दूध सागर कहाँ है? दूध सागर है गोवा में। दूध सागर जलप्रपात आपका गोवा में देखने को मिलेगा। एक का चार देखो, तो एक का चार तो दो में है, तो सी को भी हटा दो, डी को भी। बरकाना, बरकाना जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो एक का चार और बी का तीन, एक ही आंसर लगेगा। खंडार, खंडार जो मिलेगा आपको वो उड़ीसा में और पलानी कर्नाटक में मिलेगा। जैसे दूध सागर गोवा में है, बरकाना कर्नाटक में है, गंधार उड़ीसा में है और पलानी हिमाचल प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में देखो सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक उत्पादक जो तट आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा ज्वार जो उत्पन्न होते हैं वो आपके खंपात की खाड़ी में, सॉरी, हाँ, खंपात की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। जैसे देखो, यदि आप देखें ये हमारा भारत का मैप है, खंपात की खाड़ी कहाँ है? खंपात की खाड़ी ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला। इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी है, और इधर आपका अरब। तो खंपात की खाड़ी जो है यही आपकी खंपात की खाड़ी, इसी में ही सबसे ज्यादा ज्वार आते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? महानदी। महानदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। महानदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में है। 1,48,589 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नर्मदा बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र के राज्य में 98,796 वर्ग किलोमीटर का है। और कावेरी बेसिन का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ती बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में 65,145 वर्ग क्षेत्र में है। नेक्स्ट, इधर जनजाति दी हुई है और इधर दिए हुए हैं राज्य, तो कह रहा है कि कौन कौन सी सुमेलित है। जैसे आपसे कहें, अब देखो कहने के लिए तो इसमें ऑप्शन केरिया जो है वो उड़ीसा में है, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश में, या नदी जो राजस्थान की है, पलायानी तमिलनाडु की है। तो इसमें जरा आंसर देना बड़ा कठिन होगा क्योंकि मैच नहीं खाता कुछ भी। तो व्याख्या देखो जरा इसकी। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार स्टैटिकल प्रोफाइल शेड्यूल ट्राइबल इन इंडिया 2013 रिपोर्ट के आधार पर कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है, न कि उत्तर प्रदेश में। यानदी मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, न कि राजस्थान में। पालियान केरल में पाई जाती है, जबकि तमिलनाडु में पालियान जनजाति पाई जाती है। उड़ीसा में खरिया जनजाति पाई जाती है, न कि कोरिया। फिर से सूची एक को सूची दो से इधर क्रांति है और इधर संबंधित है। किससे संबंधित है, कौन सी क्रांति? जैसे आपसे कहा जाए कि गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है, देखो ये तो आपके टिप पर होनी चाहिए। गोल्डन क्रांति जो संबंध का जो संबंध है वो बागवानी और शहद से संबंध है। इसका मतलब ए का लगेगा दो, तो बी भी नहीं होगा, वो आपका डी भी नहीं होगा। आगे बढ़ो, ग्रे क्रांति का संबंध, ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक से, उर्वरकों के प्रयोग से। तो ए का दो और बी का चार देख लो, तो ए का दो और बी का चार सी में लगेगा। इस प्रकार पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है और काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है।
गोल्डन क्रांति बागवानी शहद उत्पादन से, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से तथा काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ऐसे कौन सा सही है? तो भारत के कथनों में भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। अब देखो, छठा सबसे बड़ा देश नहीं है, सातवां सबसे बड़ा देश है। तो जहां जहां एक है वहां तो हटाए, तो एक ऑप्शन तो बी तो किसी भी हालत में अब आपका नहीं होने वाला। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये आपका ठीक है। और जब आपका ठीक है तो अब आप देखो, जहां दो है वो तो आएगा ही आएगा, तो अब आप यहाँ से डी को भी हटा सकते हैं क्योंकि तीन और चार नहीं होंगे। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है, ये भी आपका ठीक है। इसका मतलब अब आपका आंसर क्या लगेगा? दो और तीन। दो और तीन आपका आंसर लगेगा। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है, न कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6:45 से 37:6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23:30 उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। इस प्रकार कथन एक और चार गलत है, दो और तीन सही है, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% घेरे हुए कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो कि अक्षांशीय विस्तार को दो भागों में विभाजित करती है। खान मंत्रालय की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो वो कौन से दो राज्य लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? यदि आप इसमें देखेंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा में भी सबसे ज्यादा लौह उत्पादक होता है, और छत्तीसगढ़ में। इसका मतलब एक और दो इसका आंसर लगेगा, बी आंसर हो। खनन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत में लौह अयस्क उत्पादक शीर्ष राज्य है, क्रम से उड़ीसा। उड़ीसा में देखो लगभग 60% उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ में लगभग 14%, कर्नाटक में लगभग 13% और झारखंड में लगभग 11%। क्रम थोड़ा सा जरूर ध्यान रखेंगे। अब विश्व का भूगोल आ जाता है, तो वो विश्व के भूगोल को देखें। इधर महासागर दिए हैं और अधिकतम गहरा बिंदु दिया है। जैसे प्रशांत महासागर का, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रंच है, लेकिन ए का क्या होगा? तीन। जब ए का तीन होगा तो सी और डी तो कभी होंगे ही नहीं। अब आप आगे बढ़ जाओ तो आर्कटिक आर्कटिक महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है मोलाय गर्त है। हिंद महासागर का सुंडा गर्त है। अंध अटलांटिक महासागर का प्यूर्टो रिको है। तो इस प्रकार आंसर आपका बी लगेगा। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। आर्कटिक का मूलिया गर्त, हिंद का सुंडा गर्त और अंध का प्यूर्टो रिको गर्त होता है। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? यदि आप देखें तो इसका तो देखो आंसर लगेगा डी, लेकिन ये भी सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका डी होगा। जरा इसकी व्याख्या देखो। शनि ग्रह का वायुमंडल में 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम निर्मित है। साथ ही अल्प मात्रा में मीथेन एवं जल हिम की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। म्यांमार का पेंगू यामा क्षेत्र किस खनिज प्रमुख उत्पादक है? अर्थात कहने के लिए ये मान लो कि म्यांमार का जो पेंगू योमा क्षेत्र है किस खनिज के लिए प्रमुख है? तो ये है, यहाँ से खनिज तेल निकाला जाता है। सी आंसर होगा इसका। बोंगा योमा, जिसे आधिकारिक तौर पर पेंगू योमा के नाम से जाना जाता है, म्यांमार के मध्य क्षेत्र में पर्वत श्रृंखला है जो इरावदी तथा सिताऊ नदी के मध्य अवस्थित है। यह क्षेत्र खनिज तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग है? देखो इराक में सुन्नी त्रिकोण का कौन सा भाग होगा? यदि आप इसको मैचिंग में देखें तो जरा एक मिनट, सुन्नी त्रिकोण का ये भाग नहीं, कौन सा इसमें भाग नहीं आएगा? अब देखो, जरा मैं इसको इससे पहले कुछ दिखाऊं। देखो ये हमारा विश्व का मैप है और ये है इराक। और यदि आप इसे देखेंगे खोलेंगे, जब इसको आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आएंगे, और ये देखो इधर क्या है? बगदाद। इधर क्या है? रमादी। और इधर क्या है? टिग्रिस। तो ये है सुन्नी त्रिकोण बनाते हैं ये वाले आपके, इराक की राजधानी बगदाद, रिमेती और आपका तिरुपति। इसका मतलब क्या नहीं आता इसमें? बगदाद आता है, टिकरित आता है, रमाती आता है, बसरा नहीं आता। तो आंसर आपका इसमें डी लगेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो। नीचे दिए गए वक्तव्यों में एक अभिकथन दूसरे को आर कारण है। अब देखो फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अपना, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, वरना नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, ये ठीक है। जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, ऊपर क्या है? यूरोप। ये मान लो भूमध्य सागर है तो इसके ऊपर यूरोप और नीचे क्या है? यही, और यहीं से ही पवनें चलती हैं। और यही पवनें क्या होती हैं? भारत में भी दिसंबर के महीने में बर्फबारी या बूंदाबांदी वर्षा करती है। और कहाँ तक? ये बिहार के पटना तक यहाँ पर ये वर्षा भी करती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तो ये बर्फबारी के रूप में वर्षा करती है। इसका मतलब ये आपकी पहली स्टेटमेंट ठीक होगी।
गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्कीय स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ये भी ठीक है, गर्मियों में शुष्क हो जाते हैं और सर्दियों में क्या हो जाते हैं, इनमें वर्षा होती है। लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार यदि आप देखें तो कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो आंसर क्या होगा आपका, डी लगेगा। फिर से कथन ए है और उसका कारण आर है। तो कथन ए कहता है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा तांबा चिली में ही निकलता है। चिली कहाँ का देश है, दक्षिण अमेरिका का, यह कह लो कि पश्चिमी देश है। उसके बाद में कहता है उत्तर चिली का एंडीज क्षेत्र पेरिफेरा तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों ही कथन सही है और कथन और जो कारण है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो आंसर क्या लगेगा इसका, बी लगेगा। चिली तांबा उत्पादन में शीर्ष है और दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत क्षेत्र में पोरीफ्री तांबे के विशालतम निक्षेप मिलते हैं। इस प्रकार कारण आर सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, देखो काराकुम मरुस्थल जो है इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा कजाकिस्तान में भी है और इसका जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा वो तुर्कमेनिस्तान में भी मिल जाता है। तो आंसर इसके दोनों ही हो सकते हैं। तो जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपका काराकुम डेजर्ट मरुस्थल है। अब आप यहाँ पर देखो इसका विस्तार तुर्कमेनिस्तान में भी देखने को मिलता है और इसका विस्तार अफगानिस्तान में भी यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी एशिया स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। बोर्नियो द्वीप जो है देखो कहाँ का है, बोर्नियो द्वीप है इंडोनेशिया के आसपास, या इंडोनेशिया का ही द्वीप है बोर्नियो। तो यह तीन देशों में विभाजित है, कह सकते हैं, कह सकते हैं, तीन देशों में विभाजित। बोर्नियो द्वीप पर तीन देशों का अधिकार है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा हुई है, ये भी आपका ठीक है, तो दोनों ही आपके ठीक है, तो कथन और दोनों ही कथन आपके ठीक है, ये आंसर लगेगा। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी एशिया का बोर्नियो द्वीप इन तीन देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और बोर्नेई में विभाजित है। इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा हुआ है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में अवस्थित है। अब प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र जो है वो रूर नदी के क्षेत्र में है, अर्थात जर्मनी में अवस्थित है। या कह लें कि भारत या विश्व का रूर किसे कहा जाता है, जर्मनी। या विश्व की रूर नदी किसे कहा जाता है, तो जर्मनी की रूर नदी को ही कहा, क्योंकि रूर नदी की घाटी में ही कोयला के निक्षेप पाए जाते हैं। रूर जर्मनी में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। इस नदी घाटी के मध्य प्रमुख कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र है, जिसे रूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्र देश है। और देखो इस तरह के सवाल मैपिंग से आराम से कर सकते हैं। तो स्थल रुद्र ये आप देखें, सुरीनाम, उरुग्वे, पेरू, बोलीविया, कहाँ के देश हैं। यदि आप देखेंगे ना, ये आप सॉरी, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, ये आपका दक्षिण अमेरिका, तो यहीं आपको मिलेंगे ये सारे देश, बोलीविया, उरुग्वे, सुरगमन। तो इस प्रकार जो बोलीविया जो है ये एक स्थल रुद्र देश में आता है। स्थल रुद्र देश क्या होते हैं, स्थल रुद्र देश वे देश होते हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती। जरा देखो व्याख्या देखो, ये आपका है बोलीविया देश। बोलीविया की देखो सीमा किसी भी तरीके से समुद्र से नहीं लगती। इधर क्या है, इधर है चिली, इधर है पेरू, इधर ब्राजील, इसे पराग्वे और इधर अर्जेंटीना। तो बोलीविया देश एक स्थल रुद्र देश की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, केंद्र और उद्योग है। कौन सा केंद्र कहाँ है ये आपको यहाँ पर देखना है। जैसे आपसे कहा जाए कि ओसाका, ओसाका का किसके लिए प्रसिद्ध है, ओसाका पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप देखें तो, एक सेकंड जरा, नहीं नहीं सॉरी, ओसाका जो है मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। एक का चार लगेगा इसमें। जब आपको पता लगे कि एक का चार है, सॉरी अभी भी गड़बड़ है। ओसाका जो है वो एक तरीके से यदि आप देखेंगे, हाँ जी, सूती वस्त्र के लिए प्रयोग होता है, सूती वस्त्र। तो ए का तीन देख लो, तो इसको भी हटाओ, सी को भी हटाओ, डी को भी, तो बी आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। डेट्रायट मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबा, क्यूबा जो है वो आपका सिगार के लिए प्रसिद्ध है। और सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध होगा। नेक्स्ट, ओसाका शहर सूती वस्त्र के लिए, डेट्रायट मोटर वाहन के लिए, क्यूबा सिगार के लिए और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो पर्यावरण से संबंधित सवाल, कौन कौन से पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण देखो टॉपिक ध्यान रखना छोटा है, सवाल ज्यादा आते हैं। तो आप इसका आराम से रिवीजन कर सकते हैं और रिवीजन के साथ साथ इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम है अभी, अभी टाइम कहीं गया नहीं है। ये मान लो कि आपके पास अभी 30 से 35 दिन पूरे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्य अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था।
कहने के लिए तो कह सकते हैं कि कतरनिया घाट, किशनपुर, इनकी स्थापना जो हुई थी, या फिर आप ये कह लें कि इनमें से उत्तर प्रदेश में तो 1975 में किसी की भी स्थापना नहीं हो पाई। जरा व्याख्या देखो इसकी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी वन सांख्यिकी पुस्तक 2018 तथा ENVIS पोर्टल पर उपलब्ध वन्य जीव अभयारण्यों के आंकड़ों के अनुसार 1975 में उत्तर प्रदेश में कोई भी वन्य जीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया। वन्य जीव अभयारण्य उनकी स्थापना का वर्ष निम्न में, जैसे कतरनिया घाट की स्थापना 1976 में हुई, किशनपुर की स्थापना 1972 में हुई, चंबल में 1900, चंबल की स्थापना 1979 में। रायपुर में कोई भी वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, यद्यपि रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 में हुई थी। ये आप ध्यान रख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण का परिरक्षण पारित किया गया था 1986 में। ऐसे सवाल जो होते हैं ना, ये सदाबहार सवालों की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे सवाल तो आपको कम से कम ध्यान होने ही चाहिए। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारतवर्ष में 1986 में पारित हुआ। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसे हम डीडीटी बोलते हैं। डीडीटी एक क्या है? डीडीटी एक जैव अपघटनीय प्रदूषक है। आंसर आपका ए होगा। डीडीटी एक जैव अपघटनीय प्रदूषक है। ऐसे प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते। जैव अपघटनीय प्रदूषकों के उदाहरण डीडीटी है, मरकरी है, लेड है, आर्सेनिक है और रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? देखो, केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर में, मणिपुर की लोकटक झील में। ये आपका आंसर सी होगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बिशनपुर जिला मणिपुर में स्थित है। यह पार्क लोकटक झील के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। और ये देखो, ये जो पार्क है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका संघाई हिरण, संघाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अब निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखो, बायोमास ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? यदि आप देखें, जो परंपरागत स्रोत होते हैं वो बायोमास के, जैसे लकड़ी, गोबर, कोयला, ये बायोमास के स्रोत उदाहरण है, लेकिन परमाणु ऊर्जा बायोमास का उदाहरण नहीं है। ए आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सी ऐसी गैस है जो पर्यावरण को गर्म नहीं करती या वायुमंडल को गर्म नहीं करती। जैसे आप देखें, सीएफसी सबसे ज्यादा करती है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CO2 भी करती है, मीथेन भी करती है। इसका मतलब कौन नहीं करती? CH4 होता है, आर्गन, AR नहीं करती। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे जलवाष्प का CO2, CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इस प्रकार आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट, 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब देखो, 1985 में गंगा एक्शन प्लान को प्रारंभ करने का कार्य, देखो, गंगा नदी के जल के केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना नहीं, गंगा नदी पर केवल नदी नए बांध बनाना ये भी नहीं, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित बनाना, जो आज तक भी नहीं हो पाया है। सी आंसर लगेगा। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा की गई। इसके प्रथम चरण का उद्देश्य गंगा के जल को स्वच्छ करना था। गंगा एक्शन प्लान द्वितीय चरण की शुरुआत 1993 में हुई और द्वितीय चरण के तहत गंगा की प्रमुख सहायक नदियों जैसे यमुना, गोमती, दामोदर को भी शामिल कर लिया गया। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत वर्तमान में 34 नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का काम चल रहा है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। देखो, प्रकाश रासायनिक धुंध जो होते हैं उनमें सदैव क्या होती है? O3, ओजोन होता है। ये आंसर लगेगा। प्रकाश रासायनिक धूम्र में एवं फॉग में के मिलने से बना होता है। रासायनिक सूत्र रासायनिक धूम्र में शामिल प्रदूषक निम्न बताए, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पेन। पेन को बोलते हैं पेरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पर्यावरण के लिए खतरा होता है या पर्यावरण के लिए आतंकवादी पौधा कौन सा कहा जाता है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, जिसे हम देसी भाषा में कहीं कहीं सफेदा भी देखने को मिलता है। तो यूकेलिप्टस की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया में मानी जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया से ही लाया गया था। यूकेलिप्टस को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है क्योंकि ये भूजल के स्तर को कम करता है। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो कुछ सबसे ज्यादा प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल जो मिलता है वो बांग्लादेश में मिलता है। ये आंसर होगा इसका। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO द्वारा फरवरी 2028 में जारी तथ्यात्मक विश्लेषण के आधार पर प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल अर्जेंटीना, बांग्लादेश, चिली, चीन, भारत, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त अर्थात गर्म होता है? तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो किसके द्वारा? दीर्घ स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। आंसर आपका सी होगा इसमें।
भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है, तो भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा केरल का कोचीन हवाई अड्डा है। ये आंसर लगेगा इसका। केरल स्थित कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। इसने ये उपलब्धि वर्ष 2015 में हासिल की थी। नेक्स्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज जो की थी वो की थी आंध्र प्रदेश ने। बी आंसर होगा इसका। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वन आवरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश ने, उसके बाद तेलंगाना ने और उसके बाद उड़ीसा ने की थी। कथन और कारण दिए हैं जैसे लिम्नोटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नोटिक क्षेत्र में पादप अधिकता में वृद्धि करते हैं, ये आपका ठीक है। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, पानी का खुला क्षेत्र होता है, ये भी ठीक है। दोनों ही कथन और कारण दोनों ही ठीक है और ए आर ए की सही व्याख्या भी है। बी आंसर लगेगा इसका। पादप प्लवक सूक्ष्म जीव हैं जो जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। पादप प्लवक की वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लिम्नोटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि यह जल का खुला क्षेत्र होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब देखो कौन सा कथन सही लगेगा। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। ये आपका ठीक है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, ये भी ठीक है आपका। तो आंसर दोनों ही ठीक है, ए और दो, आंसर ए लगेगा। अब विज्ञान से भी भौतिकी के सवाल देख लेते हैं कि सबसे पहले भौतिकी के कौन कौन से सवाल हैं। जैसे अनुमानित, आपको फिर से क्षेत्र दिया है इधर और अनुमति योग्य शोर स्तर है। तो ये जो आपका सवाल, पहला ही सवाल जो बना है, ये सवाल बना है आपका साउंड से, इसे हम ध्वनि कहते हैं। वैसे आवासीय क्षेत्र के लिए कौन सी ध्वनि हो सकती है? आवासीय क्षेत्र के लिए 55 डेसिबल की ध्वनि होती है। शांत क्षेत्रों के लिए, यदि आप शांत क्षेत्रों के लिए ध्वनि की बात करेंगे तो शांत क्षेत्र में ध्वनि जो मिलेगी आपको वो मिलेगी 50 डेसिबल की। और औद्योगिक क्षेत्र में देखो कैसा होता है, औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये यहाँ पे क्या होगा, 70 डेसिबल। और व्यापारिक क्षेत्र में 65। तो इस प्रकार ए का 2, बी का 1, ए का 2 और बी का 1, उसके बाद में आप लगाएंगे सी का 3, सी का 4 और बी का 3। डी आंसर लगेगा। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ऊष्मागतिकीय तो कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे स्थिर रूप है ग्रेफाइट। आंसर आपका डी होगा। निम्नलिखित गुणों में कौन सुमेलित नहीं है? जैसे लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है, ये ठीक है। दाब अर्थात दबाव का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, ये भी आपका ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी में नहीं नापी जाती। आंसर आपका सी ही लगेगा। इस प्रकार ऊष्मा का मात्रक आपका जूल होता है। नेक्स्ट, तो देखो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता प्रति इकाई समय में अपक्षय होने वाले नाभिकों की संख्या से है। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई बैकुरल है, ये आप ध्यान रखना। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? अब देखो कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें करते हैं? भाप इंजन में नहीं, डीजल इंजन में नहीं, दोनों में नहीं, पेट्रोल इंजन में, केवल पेट्रोल इंजन में किया जाता है। डी आंसर इसका है। अब देखो रसायन अर्थात केमिस्ट्री से संबंधित सवाल है कुछ। नीचे दिए गए यौगिकों में निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? अब देखो कौन सा मुख्य अवयव है? प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है हेक्सेन नहीं है, ब्यूटेन नहीं है, बेंजीन नहीं है, CH4, मीथेन इसका अवयव है। प्राकृतिक गैस का एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसके मुख्य रूप से मीथेन लगभग 45 से 85% तक और अल्प मात्राओं में एथेन होती है, प्रोपेन होती है, आदि गैसें मिलती हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी, सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मुख्यतः बनी होती है। देखो सीएनजी में मुख्यतः जो होता है वो होता है आपका मीथेन। मीथेन से देखो 2 सवाल इसने पूछे, सी आंसर लगेगा इसका। कथन दिया है, कारण दिया है। अब देखो ये सवाल जो था वो चीज ज्यादा ट्रिकी सवाल है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से निकाल ले जाएंगे सवाल को, और यदि क्लियर नहीं है तो थोड़ी सी समस्या खड़ी कर सकता है। जैसे एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, ये आपका राइट है। फिर कह रहा है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठनों वाला घोल समरस होता है, नहीं, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठनों वाला घोल समरस नहीं होता। इसका मतलब ए सही और आर गलत, तो आंसर क्या लगेगा? यही इसका आंसर लगेगा। ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को देखा नहीं जा सकता समांगी मिश्रण कहलाते हैं। नमक एवं पानी का घोल एक समांगी मिश्रण होता है।
सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? देखो सल्फर ड्रग जो है वो एक प्रतिजीवाणु जीवाणु क्रोधक एक ड्रग है। सल्फर ड्रग जिसे सल्फोनिमाइड भी कहते हैं एक प्रतिजीवाणु औषधि होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो वो जैव निम्नीकरण का मतलब ये होता है जो वातावरण में आसानी से नष्ट हो जाता है। अब देखो इसमें कौन सा होगा? देखो प्लास्टिक के कप नहीं, कांच की बोतल ये भी नहीं, एल्यूमिनियम फाइल ये भी नहीं, तो ऊन ऊन आसानी से जैव निम्नीकरण की श्रेणी में आ जाता है। जैव निम्नीकरण वेस्ट क्रियाकलापों द्वारा जनित वह कचरा है जो जैविक तरीके से हमारी प्रकृति में घुलकर नष्ट हो जाता है। यह पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जैव जैव निम्नीकरण पदार्थ है। अब देखो क्या बायोलॉजी से संबंधित सवाल। खट्टे फल, खट्टे फल कहाँ कहाँ? देखो ये पादप रोग है और इधर कारक है। जैसे खट्टे नासर का कारक क्या है? जैसे यदि आपसे कहा जाए खट्टे नासर का जो कारक है वो है आपके जीवाणु। ए का 3 लगेगा। यदि आपको पता है ए का 3 लगेगा तो बस खत्म होगी कहानी सवाल की। डी आंसर होगा। अब बाकी इसमें आप मैच करा सकते हो। देखो गन्ने का लाल सड़न जो रोग होता है वो कवक के द्वारा होता है, तो आंसर इसका ए का 4, बी का 4। आलू का कृष्णकांत जो रोग होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण, और गेहूं का साहू रोग जो होता है वो कीट के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो देखो कौन सा स्तनधारी? लॉरिस अंडे नहीं देता, हेजोंग अंडे नहीं देता, कंगारू भी अंडे नहीं देता, एकिडिना एकिडिना अंडे देता है। डी आंसर। बैसिलस हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा कारक है, तो देखो बैसिलस हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा किसका कारक है? यदि आप देखें छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के एक स्वरूप का, ये ठीक है आपका। यदि आप देखें इन्फ्लुएंजा का नहीं, काली खांसी का नहीं, निमोनिया का, ये भी ठीक है। इसका मतलब आंसर ए भी हो सकता है और इसका आंसर डी भी हो सकता है। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। नवजात शिशुओं में यह जीवाणु निमोनिया और मेनिंजाइटिस का कारक होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा है और उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे तो कौन करेंगे? ऐसा काम करते हैं फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा। आंसर इसका बी लगेगा। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? अब आप देखो डेंगू बुखार जो होता है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट आपका, देखो डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। डेंगू विषाणु एडिज इजिप्टी प्रजाति के मादा मच्छर द्वारा प्रसारित होता है। या, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखो कौन सा सुमेलित नहीं है? एस्पोर्टम संश्लेषित मधुरक होता है, ये ठीक है। रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं होता, ये आपका गलत होगा। नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ है, ये भी ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये भी ठीक है आपका। तो रेयान है क्या? देखो रेयान एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर है, न कि रूपांतरित स्टार्च। राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी, पॉलिटी से संबंधित। देखो पॉलिटी भी छोटा चैप्टर है, मतलब छोटा टॉपिक है, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा आते हैं और आसानी से याद भी हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, करंट से भी रिलेट करके चलना है आप लोगों को इसको। अब देखो राजनीतिक दलों पर उनके विचार पर विचार कीजिए और उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? समाजवादी पार्टी की स्थापना कभी तेलुगु देशम की, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जैसे आपसे कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी, तो बहुजन समाज की पार्टी की स्थापना 1900। और फिर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1992। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में हुई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी। तो अब आप लगा सकते हैं, पहला आएगा 3, फिर आपका 1 2 4, 3 1 2 4, देख लो 3 1 2 4 आपका सी में लग जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। देखो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करती है? अर्थात कैग की रिपोर्ट का जो परीक्षण करती है वो कौन सी संस्था करती है? वो करती है लोक लेखा समिति। सी आंसर होगा इसका। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति अर्थात पीएसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, भारत सरकार के विनियोग लेख तथा उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 तो लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। कथन दिया है और कारण दिया है। कह रहा है, अभी कथन कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है। क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में कहता है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, ये भी ठीक है। कथन और कारण दोनों ठीक है और व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर क्या लगेगा? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यही कारण है कि 73वें संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना
चाहता है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। देखो, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, सातवीं अनुसूची और आठवीं, जो आता है उसे लगा लो। जैसे आठवीं अनुसूची में सबसे पहले क्या है, भाषा। इसका मतलब डी का 3 देख लो इसमें। तो डी का 3 केवल और केवल डी में ही है, आपका आंसर लग गया। लग गया चेकपॉट आपका। तो इसका मतलब आप बाकी चाहे तो आप मैच करा सकते हैं। जैसे तृतीय अनुसूची में क्या है, अब देखो मैं तो ये कहूंगा कि आपको 12 की 12 अनुसूची याद होनी चाहिए। और यदि कंफ्यूजन होता है तो फिर सबसे पहले उसे ही देखें जो आपको आता है। तो तृतीय अनुसूची में क्या लगेगा, तृतीय अनुसूची में लगेगा शपथ का प्रारूप है, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ है। चतुर्थ अनुसूची में जो है वो आपका संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की सूची है। और सातवीं अनुसूची में है आपका, एक तरीके से जो सातवीं अनुसूची में आप देखेंगे, सॉरी, एक सेकंड यार। चतुर्थ अनुसूची में क्या है, तो चतुर्थ अनुसूची में आपका राज्य और विधान परिषदों का आवंटन है। राज्यसभा में, राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। और सातवीं अनुसूची में जो वो आपका संसद और विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई सूची है। इस प्रकार आपका आंसर क्या बनता है, डी बनेगा। नेक्स्ट है। अब देखो, पंचायती राज संबंधित से कुछ नियुक्तियां हुई थी, कुछ समितियां बनी थी। अब इन्हीं समितियों को देखो, इन समितियों को तो आप रट लेना बिल्कुल। इनसे अक्सर सवाल पूछता है। जैसे आपसे कहें कि बी एन मेहता अर्थात बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 1957 में हुआ था। सबसे पहले यही गठित हुई थी। तो ए का आपका एक लगेगा, और जब ए का एक लगेगा तो बी भी हटा, सी भी हटा और डी भी हटा। यदि आपको सेम केवल ये पता था कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ, तो आपको आंसर डायरेक्ट ही मिल जाता है यहाँ से। 1957 में अशोक मेहता समिति बनी थी, 1977 में। एल एम सिंघवी समिति बनी थी 1986 में। पी के थुम्बन समिति बनी थी 1988 में। Next, भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था, तो भारत में संसद द्वारा पंचायत कानून जो पारित किया गया था वो किया गया था 1996 में। आंसर ए होगा इसका। भारत में संसद द्वारा पंचायत कानून 1996 में पारित किया गया। 1995 में भूरिया समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संसद ने पंचायत अधिनियम 1996 अर्थात पेशा बोलते हैं इसको, पेशा को 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में अधिसूचित अनुसूची 5 क्षेत्रों में कतिपय संशोधनों और छूट के साथ संविधान के भाग 9 को विस्तार देने के लिए किया लागू किया। इन 10 राज्यों ने अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर अपेक्षित अनुपालन कानून अधिनियम किए थे। कौन एक सम्मिलित नहीं है, जैसे लोकसभा है इधर और चुनाव वर्ष है। तो लोकसभा का जैसे कहते हैं कि 11वीं लोकसभा का चुनाव कब हुए, 7वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, जैसे 11वीं लोकसभा के चुनाव जो होते हैं 1996 में हुए थे, ये ठीक है। ते 7वीं लोकसभा के चुनाव जो हुए थे वो 1982 में नहीं हुए थे, तो कब हुए थे, 1980 में हुए थे। तो आंसर आपका बी लग जाए। 13वीं, ये भी ठीक है, और 9वीं 1989। नेक्स्ट कहता है, किसी संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो वो किस संविधान, 73वां तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पंचायती राज बना था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था फिर, तो संविधान संशोधन हुआ था जी इसमें 69वां। 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। तो संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो प्रतिपादित की गई थी वो आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और इसी में ही बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत यहीं पर निकल कर आया था। सी आंसर लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब देखो कौन सा एक, अब देखो कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, 11। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रारंभ में 10 थे, बाद में एक जोड़ा गया। 86 में संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो देखो, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना, ये ठीक है। राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये हमारा मूल कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता। तो आंसर आपका सी ही लगेगा। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था। अब ऐसे थे देखो, शंकर दयाल ने भी कार्य किया था, वेंकट रमन ने भी, जाकिर हुसैन ने भी, तो कौन नहीं थे, नीलम संजीव रेड्डी साहब। आंसर ए होगा। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया था, तो वो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत लाया गया था। और कहाँ रखा गया, 21 के में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 ए कह लो या 21 कह लो जोड़कर, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में सम्मिलित किया गया।
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। किसके प्रतिवेदन पर? संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा। आंसर आपका ए हो। संविधान के अनुच्छेद 315(2) के तहत यदि दो या दो से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि राज्य के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद उन राज्यों के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकती है। फिर से इधर देखो, नव निर्वाचित अध्यक्ष दिए हैं और इधर राज्य दिए हैं। हाल ही में जब 2022 में इसका पेपर हुआ था तो इन्हीं में के दौरान यहाँ पर क्या हुए थे, इन्हीं राज्यों में इलेक्शन हुए थे, इसी वजह से यहाँ के इनके क्या पूछ लिए इसने, अध्यक्ष पूछ लिए। अब देखो, रमेश तावड़कर गोवा के बने थे, ये ठीक है आपका। उसके बाद में कुलतार सांधवान जो बने थे वो आपके पंजाब के बने थे। टी सत्यव्रत जो बने थे वो मणिपुर के बने थे और रितु खंडारी जो बने थे वो उत्तराखंड के। इस प्रकार आंसर बी आपका आंसर लगेगा। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा की गई थी वो 24 अगस्त 1946 को की गई थी। ए आंसर लगेगा इसका। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था से की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। नेक्स्ट। अब देखो, इधर दिए हैं ट्रेड यूनियन और इधर दिए हैं दल से संबंधित कौन कौन से थे। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि भारतीय मजदूर संघ का संबंध किससे है, तो भारतीय मजदूर संघ का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। ए का 4 देख लो। और यदि आपको पता लग गया कि ए का 4 है तो बी ही आंसर लगेगा, क्योंकि ना ही ए लगेगा, ना ही सी, और ना ही आपका डी लगेगा। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अब आप मैच करा सकते हैं। ए का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और तो इसका जो संबंध बनेगा वो बनेगा आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी से। नेक्स्ट। उनके कालानुक्रम में कह रहा है निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। जैसे, अब देखो, संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निदेशक सत्य। यदि आपसे कहा जाए, देखो, यदि मैं आपसे कहूं कि भाग एक में है तो सबसे पहले यही आएगा। मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन किया गया है वो भाग आपका 4 एक तरीके से कह में किया गया है, 4 ए में किया गया है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में जो नागरिकता है, नागरिकता किसमें है? भाग 2 में है। और राज्य के जो नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं वो भाग आपके 4 में दिए गए। मैच करा लो। तो सबसे पहले तो देखो भाग एक ही आएगा, ये आपका भाग एक। उसके बाद में एक आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर आपका 4 आएगा और 2 आएगा। तो इस प्रकार आपका 1 3 4 2 आपका आंसर ए लगेगा। अब अर्थव्यवस्था से संबंधित ही सवाल देख लेते हैं। जैसे, अब अर्थव्यवस्था से संबंधित देखो, अर्थव्यवस्था जो है वो करंट का मुद्दा होता है, ज्यादातर सवाल करंट से रिलेट होंगे। ये मान लो कि 90% सवाल इकोनॉमिक्स से आते हैं तो करंट से रिलेट होकर आते हैं। तो नेक्स्ट कहता है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, क्या ये सही है? हाँ, ये आपका राइट है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी वैश्विक आईटीआई सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पर पायदान पर रही, ये भी आपका ठीक है, तो आंसर आपका ए लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की, कौन सा एक सही है? अब देखो, कौन सा एक सही है? देखो, आय निर्धनता है, ये भी ठीक है। मानव निर्धनता है, ये भी ठीक है। इसका मतलब सी आंसर लगेगा, ए और बी दोनों सही है इसके। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम यूएनडीपी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ने निर्धनता की श्रेणियों की पहचान की है। जैसे, आय निर्धनता जो जीवन गुणवत्ता की आवश्यकताओं में कमी के कारण बढ़ती है। मानव निर्धनता क्या है? जो सम्मानपूर्ण जीवन स्तर को जीने से वंचित करने से संबंधित होती है। और 1997 में पहली बार यूएनडीपी ने आय निर्धनता से पृथक कर मानव निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया था। Next। इधर व्यक्ति दिए हैं और इधर संबंध दिया है कि किससे किसका संबंध है। जैसे, यदि आपसे कहा जाए कि एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है, तो वो हरित क्रांति से संबंधित है। तो इसका मतलब ए का 3 लगा लो। तो आपको जब आपको पता लगे ए का 3 होगा तो डी ही आंसर होगा। बी का क्या होगा? एल के झा आर्थिक प्रशासन सुधार संबंधित है। उसके बाद में वर्गीज कुरियन का संबंध दुग्ध उत्पादन से था और मोरारजी देसाई का संबंध बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से था। और इन्हीं के समय में ही आप ये कह लो 1979-80 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और जबकि 1969 में
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इस समय इनकी मोरारजी देसाई की सरकार। मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो ध्यान रखना है, मानव विकास सूचकांक में क्या क्या हुआ। तो देखो अवरोही क्रम में अब आपको कैसे छाटेंगे, यदि आप देखें देखो इसका जो आंसर है वो मैच नहीं खाता किसी से भी। तो जब मैच नहीं खाता तो देखो व्याख्या देखो। आयोग द्वारा प्रश्न में मानव विकास सूचकांक 2022 के संदर्भ में प्रश्नगत देशों का अवरोही क्रम पूछा है, जबकि मानव विकास सूचकांक 2022 प्रश्न काल के दौरान जारी ही नहीं हुआ था। और मानव विकास सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। 8 सितंबर 2022 को यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक 21-22 की संयुक्त रिपोर्ट जारी की गई। अब आप खुद सोचो, पेपर कब हुआ? जून में। पूछ कब करा है? सितंबर 2022 का। तो ऐसे कैसा हो जाएगा? इसी वजह से पूरा का पूरा सवाल ही क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, हांगकांग की रैंक चौथी आई थी इसमें, ऑस्ट्रेलिया की रैंक पांचवी थी, जापान 19वीं था और रूस 52वीं था, जबकि भारत 132वां था। टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो संबंधित थे। तो जो टी माल्थस का संबंध था वो जनसंख्या से संबंधित था। आंसर आपका ए होगा इसमें। टी माल्थस ने माल्थुसियन थ्योरी नामक सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिपादित किया। माल्थस द्वारा अपना पहला निबंध 1798 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया, जिसमें उन्होंने जनसंख्या का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया। 1803 में माल्थस का दूसरा निबंध प्रकाशित हुआ और इस तरह उन्होंने अनेक निबंध प्रकाशित किए। माल्थस द्वारा अपने निबंधों में दिए गए जनसंख्या संबंधी विचारों को ही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा गया। माल्थस ने अपने सिद्धांत में बताया कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ती है। जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है, जबकि खाद्य सामग्री गणितीय दर से बढ़ती है। जनसांख्यिकी लाभांश है। देखो जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? जनसांख्यिकी लाभांश का मतलब यह है ऐसी जनसंख्या जो लाभ देती हो। ऐसी जनसंख्या कौन सी होगी? ऐसी जनसंख्या लाभ देने का मतलब ये है। अब आप देखें, जो बच्चे होते हैं जो 1 वर्ष से ये कह लो 15 या 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं, वो आश्रित होते हैं, वो कहीं कमाने नहीं जाते। उसी प्रकार से आप देखें 60 वर्ष से जो ऊपर के व्यक्ति होते हैं वो भी कहीं कमाने नहीं जाते, वो भी आश्रित होते हैं। इसका मतलब लाभांश कौन देते हैं, कमाता कौन है? 15 से 59 वर्ष की बीच के कार्यशील जनसंख्या कमाती है। तो आंसर क्या लगेगा इसका? बी आंसर लगेगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जनसंख्या के लाभ का अर्थ है आर्थिक विकास क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो सकती है। मुख्य रूप से यह तब जब कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की हिस्सेदारी गैर कार्यशील 14 वर्ष या उससे कम तथा 65 वर्ष या उससे अधिक की होती है कि आबादी की अधिक हो। भारत में कार्यकारी जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की आयु को माना जाता है। Next. वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में सबसे ऊपर रहा? तो ऐसा देश था केवल चाइना। सी आंसर होगा इसका। जनवरी 2022 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर चीन कच्चे इस्पात के उत्पादन में शीर्ष पर रहा। उसके बाद भारत दूसरे तथा जापान तीसरे स्थान पर और यूएसए का स्थान चौथा और जबकि रूस का स्थान इसमें पांचवा रहा था। अब नेक्स्ट है, कौन सा मिशन कब लाया गया था? अब देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो स्थापना हुई थी वो 2005 में लाया गया था। तो ए का दो लगा लो इसमें, तो ए का दो, और देखो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। राष्ट्रीय सामाजिक स्वयं सहायता कार्यक्रम जो लाया गया था, तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता क्रम 1995 में। तो ए का दो और बी का एक, तो आंसर आपका ए ही लग जाएगा। उसके बाद में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अर्थ क्या है? तो वो 2001 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो लाई गई वो 1999 में लाई गई थी। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 2019-20 के में। बी आंसर हो। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया। केंद्रीय बजट 2019-20 में यह सुनिश्चित किया गया कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु राज्य के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? देखो इको मार्क वो होते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? जो पर्यावरण मित्र होते हैं उन्हीं को इको मार्क दिया जाता है। डी आंसर। भारतीय मानक ब्यूरो जिसे बोलते हैं बीआईएस द्वारा इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पूर्णतः पर्यावरण के अनुकूल हो। और इको मार्क का लोगो मिट्टी का बर्तन है। नेक्स्ट। अब देखो, भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों अर्थात सब्सिडी, फार्म सब्सिडी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो
भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक पर दी जाने वाली प्रत्यक्ष फर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, ये आपका ठीक है। नेक्स्ट है, किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, ये नहीं, ये गलत है आपका। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं, ये भी गलत है। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडियां अप्रत्यक्ष रूप की श्रेणी में आती हैं, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब एक और चार सही है, इस प्रकार आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? देखो, एलबीएस की यदि हम बात करें तो एलबीएस का जो संबंध है वो अग्रणी बैंकिंग योजना से है, ये आंसर होगा। अग्रणी बैंकिंग योजना, लीड बैंकिंग स्कीम 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक जिले का लीड बैंक संबंधित जिले में शाख व्यवस्था के समन्वय में अग्रणी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था, ये आपका ठीक है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। ये भी ठीक है, दोनों में से पूछ रहा है सही कौन सा, तो दोनों ही सही है, ए आंसर लगेगा इसका। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु निवेश को सुगम बनाना तथा भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देकर भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। नेक्स्ट, अब देखो, जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित सवाल है। जैसे भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो देखो, सबसे कम कौन है? जैन। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन है? जैन। और इसी प्रकार से यदि वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो सबसे ज्यादा नगरीय भाग किसका होगा? जैन होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर। नेक्स्ट है, राज्य विशेष है, उत्तर प्रदेश से विशेष है। देखो, जनसंख्या और नगरीकरण से केवल एक ही सवाल था। अब इसको उत्तर प्रदेश से देखो, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखो, ऐसे सवाल हों जो करंट के सवाल होंगे, उनको केवल आपको देखना है, याद नहीं रखना उनको, क्योंकि ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे करंट से इस तरह के। अब करंट से जो बजट पूछा जाएगा वो 22-23 का बजट पूछा जाएगा आपसे, तो वहां से आपको ध्यान रखना है। और लेकिन ये आइडिया जरूर रखना है कि इस तरह के सवाल जो उठे हैं वो कहाँ से उठे हैं, तो उसी प्रकार आपको अपनी तैयारी को आगे लेकर चलना है। तो ध्यान रखना है, बजट का आकार जो रहा वो 5 करोड़ 12 लाख, 5,12,860.72 करोड़ रुपए था, ये आपका ठीक है। इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं सम्मिलित की गई, दोनों ही ठीक है आपके। आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैसे अमेठी, अमेठी मंजू के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ठीक है। बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, आपका आंसर बी लगेगा। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए और आगरा चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के अवसर 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। बागपत जिले को चिन्हित उत्पाद घरेलू सजावटी सामान के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखो, अवरोही क्रम कौन सा होगा? जैसे आपसे कहा जाए कि सबसे अधिक यदि देखा जाए तो जनसंख्या किसकी है, सबसे अधिक जनसंख्या मिलती है कानपुर की, तो इसका मतलब पहले आएगा दो। अब जहां जहां दो है उसे तो ले ही लो, तो बी और डी सी को तो हटा दो। पर उसके बाद में जो जनसंख्या है वो है आपकी लखनऊ, फिर आएगा आपका तीन, तीन आएगा। तो दो तीन देख लो इसमें, तो दो तीन आपका सॉरी, दो चार, दो चार आएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा? डी। फिर आपका आएगा गाजियाबाद और फिर आएगा आपका आगरा। नेक्स्ट कहता है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, आंसर आपका ए होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। इस दिन वर्ष 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में प्रथम बार इसे मनाने की घोषणा की थी। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? सॉरी, एक मिनट, 25 जनवरी कहाँ से आ जाएगा? 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी 2018 को तो एक जिला एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई थी उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है?
देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मेनली जो आता है वो लखीमपुर खीरी में आता है, और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है, लेकिन अब इसे एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नहीं कहेंगे, कुछ एक की भी और भी घोषणा हुई है, वो आप करंट में पढ़ेंगे उसको। यदि यह प्रदेश लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 490 वर्ग किलोमीटर है। 1968 में स्थापित वन्य जीव विहार वर्ष 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब देखो, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित हुआ है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी भी रहा। इसी क्षेत्र में हरित क्रांति भी हुई थी। देखो, हरित क्रांति का क्षेत्र कौन सा था? पंजाब में हुई थी हरित क्रांति, हरियाणा में हरित क्रांति हुई, और राजस्थान के गंगानगर जिले में हरित क्रांति हुई, और उत्तर प्रदेश का यूपी का जो पश्चिमी क्षेत्र था, इनमें हरित क्रांति हुई थी। तो दोनों ही कथन आपके राइट हुए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यदि आप देखें तो अडवा जो है वो बांध मिर्जापुर में है, और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का जिला भी है। या फिर आप देखें अहरोरा, अहरोरा भी मिर्जापुर में ही है। फिर आप देखेंगे बंदुआ, बंदुआ जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो बिहार में है। इसका मतलब आंसर आपका सी ही लग जाएगा। समसमायिकी, तो देखो समसमायिकी मैं आपको पढ़ूंगा जरूर यहाँ पर। समसमायिकी में इतना जरूर ध्यान रखना, केवल और केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि सवाल कहाँ से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और यदि जहां से भी सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो वो ही आपको पक्ष देखना होगा सबसे ज्यादा। क्योंकि ये जो करंट होगा ये आपका आपके परिप्रेक्ष्य में नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपको करंट कहाँ से तैयार करना है? 2022 और 23 का करंट तैयार करना है। मतलब ये कह लो कि जुलाई या अगस्त, अगस्त को ले लो, अगस्त से आपको अप्रैल तक का करंट तैयार करके रखना है। अप्रैल 2022 से अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 तक का करंट आपको तैयार करके रखना है। और यदि आपको देखो करंट की आपके पास कोई बुक नहीं है, तो आप मुझे मेल कर, मेल के माध्यम से बताना, या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको करंट की पीडीएफ चाहिए। और यदि आप ये चाहते हैं कि आप करंट पढ़ना चाहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो वहां भी आपको जो करंट अफेयर है उसकी दो चार वीडियो आपको वहां पर भी दे दी जाएंगी, और उसी से ही आपका भला भी हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ऐसा पदक, यह पदक जीता था सजन लुकास ने। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? उसका नाम दिया गया था क्यू, CUET। तो CUET आंसर आपका डी होगा। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहरी सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो सर्वे विश्व का व्यावसायिक शहर जो है वो हांगकांग होगा। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? देखो, ये हस्ताक्षर हुए थे असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो ये है आपका फुटपाथ विक्रेता, डी आंसर। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो, कौन सा सही? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में हुआ था, ये ठीक है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया तथा ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी ठीक है, बी आंसर होगा। इसको जरूर ध्यान रखना, ये आपके लिए अभी भी करंट का मुद्दा बना हुआ है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया था? तो ऐसा किया था कर्नाटक ने, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखो जैव आरक्षित क्षेत्र है और राज्य, इनसे कौन से संबंधित होंगे? जैसे आपसे कहा जाए कि मानस कहाँ है, मानस है आपका असम में। ए का 3 देख लो। तो यदि आप वैसे देखें, देखो ए का 3 देखें तो केवल आंसर आपको मिल गया बी, लेकिन आगे तो मैच नहीं खाते। जैसे सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में है, तो ये आपका। नंदा देवी कहाँ है? और पंचमढ़ी, देखो नंदा देवी यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो उत्तराखंड में। इस प्रकार ये तो आपका नंदा देवी उत्तराखंड में आएगा, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। इस प्रकार ये मैच नहीं खाता। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी थी? देखो तंजानिया की बनी थी सामिया सुलह हसन, बी आंसर। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद
मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता था? तो ये जीता था पीवी सिंधु ने। बी आंसर होगा इसका। कोविड 19 के लिए दिया जाने वाला पहला सिनेवेक था? तो कोविड 19 के लिए दिया जाने वाला पहला सिनेवेक जो था संपूर्ण वायरस का टीका दिया गया था। डी आंसर होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत में मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन गंगा। अब देखो, तुर्की में भूकंप आया, तुर्की नहीं कहेंगे, तुर्कीये कहेंगे इसको, क्योंकि इसने अपना नाम परिवर्तित कर लिया। तो तुर्कीये में जो भूकंप आया है, उसके लिए भी भारत सरकार ने एक अभियान चलाया। उसका अभियान का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कमेंट बॉक्स में जरा बताना, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ फिर। इसके लिए दोस्त अभियान चलाया गया, ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कब की थी? तो ये डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट है। कौन सुमेलित नहीं है? इधर राज्य है और विधानसभा सदस्यों की संख्या है। इसमें कितनी सीटें हैं ये आपको बताना है। गोवा में 40 है, ये ठीक है। उत्तराखंड में 70 है, ये भी ठीक है। मणिपुर में यदि आप देखेंगे तो 62 नहीं है, मणिपुर में आपकी 60 है। तो आंसर आपका उत्तर प्रदेश में 403 है, ये ठीक है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर था? तो भारत था 136वें स्थान पर। सी आंसर। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन बनी थी? तो ये बनी थी आपकी क्वेरेलिना बिलाविस्का। ये आंसर लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो देखो इसमें क्या है, 17 गोल दिए हैं, 17 के 17 गोल आपको रटे हुए होने चाहिए, ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार 2022 में भी दो सवाल पुटअप किए गए थे एसडीजी से अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो अंतरिक्ष अनुसंधान इसमें नहीं था। सी आंसर होगा। गुणवत्ता परक शिक्षा है, शून्य नो हंगर है, और लैंगिक समानता है, सब कुछ है इसमें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये किया था जामनगर, गुजरात में अर्थात भारत में। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। क्या ये ठीक है? नहीं, पीएम मोदी ने नहीं किया था। तो आंसर इसका पहला गलत। और जब पहला गलत तो ना तो ये होगा ना ही ये होगा। अब देखो, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। सॉरी, एक मिनट गड़बड़ होगी। हाँ, ये संबोधित किया था पीएम मोदी ने, ये आपका ठीक है। तो भारत ने इसको संबोधित नहीं किया, इसको संबोधित किया था श्रीलंका ने। तो आंसर क्या बनेगा? बी ही इसका आंसर होगा। ठीक है। सुमिलित करना है। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सुमिलित कीजिए। अगर श्रेणी एक है और विजेता नगर है। आप देखो, संस्कृति में कौन विजेता रहा? तो संस्कृति के क्षेत्र में विजेता रहा था इंदौर। शासन में जो विजेता रहा था वो रहा था बड़ोदरा। सामाजिक पहलू में तिरुपति, और नगरीय पर्यावरण में भोपाल रहा था। इस प्रकार आंसर आपका ये लगेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? देखो दूसरा पूछ रहा तो दूसरा है आपका मुरादाबाद। ये आंसर लगेगा। लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो कहता है कि लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत होने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार महिला थी। नहीं, ये नहीं था, ऐसा ये गलत है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। ये ठीक है आपका आंसर। दो ठीक है, इसका मतलब डी आंसर लगेगा इसका। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों कौन से हैं? अब देखो इसमें ऐसा हुआ था, सबसे ज्यादा प्रदर्शन किया था गुजरात, केरल और पंजाब ने। डी आंसर। फिर से सम्मिलित करना है। देखो 18 अप्रैल को, 22 मई को, ऐसे सवालों में जो आपको आता हो सबसे पहले वही लगा दो। जैसे 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो आपका आंसर ए का बी का 4। तो बी का 4 केवल एक में है। डी आंसर लग गया आपका, लग गया आपके जैकपॉट। उसके बाद आप मैच करा सकते हैं। जैसे 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। 29 जुलाई को अब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। एचडीजी इंडेक्स, फिर से देखो, फिर से बता रहा हूँ, 17 के 17 गोल आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए और टिप्पर होने चाहिए। अब देखो, यदि आपको पता है तो आप इनमें से आंसर लगाएंगे, नहीं तो हम्म, सवाल को या तो गलत करेंगे
और या फिर सवाल को छोड़ ही देंगे। तो एसडीजी का जो एसडीजी 13 का जो संबंध है वो जलवायु परिवर्तन से है, तो बी का 3 लगा लो। अब देखो बी का 3 एक में ही है, आपका आंसर केवल क्या बनेगा, सॉरी सॉरी गड़बड़ होगी क्या, एक सेकेंड जरा। हम्म एसडीजी 10 का जो संबंध है वो असमानताओं की कमी से है, ए का 3 लगाओ। और जो आपका एसडीजी, हाँ ठीक है ठीक है, यही ठीक है आपका, ये जलवायु परिवर्तन से, तो इसका मतलब क्या लगेगा आपका आंसर बी लगेगा इसमें। ठीक है, असमानताओं की कमी हो गया ये आपका। उसके बाद में एसडीजी जो बनेगा आपका 14, एसडीजी 14 का जो संबंध लगेगा वो आपका जल जीवन, जल के नीचे जीवन से संबंधित है, और इसका भूमि पर जीवन से संबंधित। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो कौन सा कथन सही है, देखो यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई, ठीक है। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, ये भी ठीक है, तो आंसर क्या लगेगा आपका ए, दोनों सही है। अब कुछ विविध से भी देख लेते हैं। देखो यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है। देखो यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, ये आपका ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ए ही लगेगा। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। बोरिस जॉनसन को पर आरोप लगा कि कोरोना प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच जून 2020 में जॉनसन 56 वर्ष के हुए थे। इस दौरान उनकी पत्नी द्वारा एक पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 30 लोग शामिल थे। उस वक्त सभी कार्यक्रमों में 2 से अधिक लोगों को आयोजन में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। इस पूरे विवाद को पार्टी गेट घोटाला नाम दिया गया। इसके चलते बोरिस जॉनसन को अविश्वास प्रस्ताव का भी सामना करना पड़ा, और हालांकि बारिश ने विश्वास मत जीत लिया था, लेकिन अब इनकी वर्तमान में इनके पास कुर्सी नहीं है। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है वो है आपके ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के ही हैं। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन है, तो इस शोध के शोधार्थी है चार्ल्स बूथ। आंसर आपका बी होगा इसमें। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी चार्ल्स बूथ थे। इनकी पुस्तक लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन लंदन में गरीबी के बारे में उनके एकत्रित किए गए आंकड़ों पर केंद्रित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने ग्राम्य नगरीकरण या रूबराइजेशन के विचार को विस्तार से बताया था, तो कोई ऐसा काम किया था, जी एस गुरिये साहब ने, डी आंसर लगेगा। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं, तो ये है अमरावती में। अमरावती का है कर्नाटक में, डी आंसर। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा था, तो को तूती नामा जो रखा गया था वो जियाउद्दीन नक्शबी का था, अर्थात ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी द्वारा, सी आंसर। सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी द्वारा किया गया था। नक्शबी एक फारसी चिकित्सक और सूफी संत थे जो 14वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रवास कर गए थे। नेक्स्ट, सूची एक को सूची इधर ग्रंथ दिए हैं, इधर उनके रचनाकार। जैसे आपसे यदि पूछा जाए रागमाला, रागमाला के जो रचनाकार थे वो थे पुंडरीक विठल, तो पुंडरीक ए का 3 लगा लो। ए का 3 यदि आप देखेंगे तो बी ही इसका आंसर लग जाएगा, लेकिन इसके कुछ आंसर आगे के लिए मैच नहीं खाते यदि आप ऐसे देखें। जैसे रस कौमुदी, रस कौमुदी जो थे वो श्रीकंठ थे, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका बी का 4 लगेगा। राग विबोध, राग विबोध कहते हैं सोमनाथ, ए आंसर, तो ये इसका ऑप्शन। और चतुर्दंडिक प्रकाशिका के जो थे वो वेंकट रमन थे। तो इस प्रकार आपका कहने के लिए तो आंसर लगेगा, लेकिन इसके आंसर आगे के मैच नहीं खाते। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। ऐसा काम है हरियाली, हरियाली योजना के तहत होता है। 2003 में वाटरशेड विकास परियोजना के तहत हरियाली योजना शुरू की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण हेतु जल संरक्षण का कार्य शामिल है। इस योजना को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लोगों के योगदान में से लागू किया गया था। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है। तो सर्वाधिक अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड जो मिला है वो मिला है मार्क वेट को, बी आंसर होगा। 30 मार्च 2022 को नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क वेन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 355 दिवसीय एकल उड़ान मिशन
पूरा किया, यह इतिहास में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्षीय उड़ान का विश्व रिकॉर्ड है। नेक्स्ट। इधर देवता हैं, इधर उनकी पहचान की गई है। जैसे यदि आप देखते हैं या भली बात जानते हैं शिव का संबंध किससे है, त्रिशूल से, तो ए का दो देख लो। तो ए का दो केवल आपका बी में ही है, तो आंसर आपका जैकपॉट लग जाएगा। उसके बाद में विष्णु का चक्र है, गणेश का क्या है, गणेश जी का जो है वो है रस्सी का फंदा, और सरस्वती का क्या है, वीणा। बी आंसर लगेगा। कथन और कारण दिए हैं। देखो 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। ये आपका क्या रहेगा, क्या ये आपका ठीक है? हाँ जी, ये आपका बिल्कुल ठीक है। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली, ये भी ठीक है। तो क्या ये दोनों ठीक है? हाँ जी, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन हार जो है वो एक ही व्याख्या नहीं करता, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका, डी। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता का एवं कर्तव्य विषय बने, क्योंकि 20वीं शताब्दी में वैश्विक स्तर पर हुए विविध परिवर्तनों के कारण इस मुद्दे पर बहुत ध्यान नहीं दिया जा सका। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, इसलिए इस मुद्दे को गति मिली। नेक्स्ट। नेक्स्ट है सूची दी है, समाचार पत्र दिए हैं और इधर प्रकाशन है। जैसे स्वदेश, स्वदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है, स्वदेश का प्रकाशन होता है गोरखपुर से। भारत बंधु का प्रकाशन हाथरस से। तो ए का 4 और बी का 3 देख लो, ए का 4 बी का 3 आपका ए में ही है। सत्यवादी का जो प्रकाशन होता है वो होता है आगरा से, और शक्ति का प्रकाशन होता है अल्मोड़ा से। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय में तीन मूर्ति भवन को परिवर्तित किया गया है। डी आंसर होगा। 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय तीन मूर्ति भवन परिसर में बनकर तैयार हुआ। उल्लेखनीय है कि तीन मूर्ति भवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था। अंतिम सवाल है आपका, कौन एक सुमेलित है? जैसे भारत धर्म मंडल दिल्ली में है, नहीं। देव समाज नहीं। बनारस में राधा स्वामी सत्संग विहार। लाहौर सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता। इसका मतलब आंसर क्या लगेगा आपका, तो भारत धर्म महामंडल जो है वो हरिद्वार में है। देव समाज जो है वो लाहौर में है। राधा स्वामी सत्संग आगरा में है। सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता। तो इस प्रकार आपका जो टॉपिक हो जाता है। देखो इसको, इस टेस्ट को लाने का उद्देश्य केवल इतना ही था कि आपको अंदाजा लग जाए कि किस तरीके से कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ भी मिलती रहेगी। और इसकी पीडीएफ तो आपको तुरंत ही मिल जाएगी, जैसे ही आप टेलीग्राम पर पहुंचेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वहां पर आपको टेलीग्राम पर इसकी वो पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको देखो करंट अफेयर का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बताना, या फिर यदि कमेंट नहीं कर सकते तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको करंट अफेयर्स के नोट्स की भी आवश्यकता है तो नोट्स के लिए भी आप मेल करके माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।